हाय एवरीवन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कर रहे थे हम लोग ग्रुप 13 एलिमेंट्स। और लास्ट लेक्चर में हम लोग बोरिक एसिड के बारे में देखे थे। प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेज वगैरह सब कुछ देख चुके थे हम लोग बोरिक एसिड के बारे में काफ़ी डिटेल में। आज हम लोग इस बोरिक एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। बोरिक एसिड बोल रहे हैं, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि हम बात कर रहे हैं किसका, ऑर्थो बोरिक एसिड का, क्योंकि इसके अलावे जो मेटाबोरिक एसिड या पायरोबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड थे, देख रहे थे कि वे सभी अनस्टेबल थे, जो सॉल्यूशन में जाने के बाद ऑर्थोबोरिक एसिड में ही कन्वर्ट हो रहे थे। तो स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड H3BO3। इसके स्ट्रक्चर को यदि हम लोग समझें तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। यह जो H3BO3 है आयोनाइज तो नहीं करेगा, लेकिन स्ट्रक्चर के लिए इसको हम लोग ऐसे कर ले 3H+BO3 ट्रिपल माइनस बोरेट आयन, ऑर्थोबोरिक एसिड है। अब यहाँ बोरेट आयन है, इसका मतलब बोरोन इसमें सेंट्रल एटम है, और जो 3 ऑक्सीजन इसके साथ देख रहे हो, और जो 3 माइनस है, इसका मतलब तीनों ऑक्सीजन पे एक माइनस चार्ज है। ऐसे कोई आयन हो तो एक ऑक्सीजन पे हमेशा सिंगल ही माइनस हो सकता है, डबल माइनस कभी नहीं होगा। तो बोरिक एसिड में क्या हमने देखा कि सबसे पहले या जो H3BO3 था, इससे बोरेट आयन लाए हम लोग। एसिड का स्ट्रक्चर जनरली ऐसे ही हम लोग इलेबोरेट करते हैं, उसके प्रोटॉन को हटा करके। तो ऐसा इसके स्ट्रक्चर को मेन यदि हम लोग समझना चाहें तो कैसे समझेंगे। बोरोन है सेंट्रल एटम, ठीक, एटॉमिक नंबर होता है 5, कन्फिग्रेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p1, 5 हो गए। 1s तो इनर सेल है, इसके इलेक्ट्रॉन्स की बात ही नहीं करेंगे हम लोग, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक यहाँ। हालांकि अब बोरोन में इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होना भी जरूरी है, क्योंकि बोरोन के साथ ये जो 3 सिंगली चार्ज्ड ऑक्सीजन देख रहे हो, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। उसके लिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि यहाँ 3 ऑक्सीजन है। अब 3 अनपेयर्ड के बदले यहाँ है तो एक ही अनपेयर, तो फिर इस एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग करेंगे यहाँ, तो एक अनपेयर्ड इस जगह पे बच जाएगा और एक ऐसा। अब ये चूँकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में है, ठीक नहीं है, इसलिए आपस में इंटरमिक्स करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ ऑर्बिटल S का है तो हम लोग लिखेंगे S, ये दोनों ऑर्बिटल्स P के हैं तो लिखेंगे P, और चूँकि टोटल 2 ऑर्बिटल्स है तो sp2। तो ये अभी हो जाना है कुछ ऐसा, 1 2 3 आ गए 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 अलग अलग ऑर्बिटल्स में। अभी जो 3 अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, ऑब्वियसली ये तीनों इक्विवेलेंट हैं। जो कौन से ऑर्बिटल हैं, sp2 ऑर्बिटल है। ये बोरोन की कहानी। अब जरा ऑक्सीजन की बात करें हम लोग, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। हम लोग कन्फिग्रेशन वैलेंस का लिखते हैं 2s2 2p4, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और एक 4 इलेक्ट्रॉन। यह ऑक्सीजन का है, लेकिन यहाँ हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि इस ऑक्सीजन पे एक माइनस चार्ज है। अब यदि इस ऑक्सीजन पे एक माइनस चार्ज है तो यहाँ दे दो एक माइनस, तो दे दोगे तो 2s2 और 2p4 जो यहाँ था, अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होकर के हो जाना है 2p5 ऐसा। अब यहाँ से क्या दिख रहा है कि यह जो O माइनस है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है। अब इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और यहाँ बोरोन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में शेयर होंगे, मतलब ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे। बॉन्डिंग का कंसेप्ट है पूरा। तो ये आकर के ऐसे आपस में ओवरलैप कर गया। ऐसे ऐसे तो 3 ऑक्सीजन हैं, ऐसे ऐसे टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 3। एक का हमने दिखलाया तो बाकी 2 का भी वही हाल होना है, बिल्कुल वही होगा। O माइनस, यहाँ भी O माइनस, ऐसा। तो इस तरह से बोरोन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हम लोग लाए बोरोन के लिए,
तो जो इसका शेप होना चाहिए ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, ट्रायगोनल प्लानर शेप होना चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइजर में ट्रायगोनल प्लानर शेप होता है। तो अब जरा इसके शेप की बात कर लें हम लोग। बोरोन के लिए यह 3 sp2 ऑर्बिटल 120 डिग्री एंगल पे होंगे एक दूसरे से, तीनों में एक इलेक्ट्रॉन हमने रखा। ऑल 3 आर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ऐसा। ऑक्सीजन का साफ साफ दिख रहा है कि जो ऑक्सीजन पे माइनस है उसका यह जो ऑर्बिटल यहाँ इससे कंबाइन कर पा रहा है यह p ऑर्बिटल है। और p ऑर्बिटल का शेप हम लोग जानते हैं क्या, डम्बल शेप। तो ऐसे दिखाना होगा O माइनस के लिए, ऐसे हर तरफ दिखाना होगा। एक इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन का भी तो आते जाएगा इस p ऑर्बिटल से, एक इधर भी होगा, ऐसा। सब जगह हेड ऑन ओवरलैपिंग है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ऑब्वियसली इस बॉन्ड का नाम होगा sp2p सिग्मा बॉन्ड, sp2p सिग्मा बॉन्ड नाम हो जाएगा इसका। तो इस हिसाब से इसके स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो ऐसा हम लोग दिखाएंगे, बोरोन O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव। बोरेट आयन का ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर बोरेट आयन। अब ये जो 3 हाइड्रोजन बचे हुए हैं H+ के रूप में है, सभी सबके सब H+ के रूप में है। तो देखो सिंपल सी बात है कि ये जो O- है सब पे 3-3 लोन पेयर है, सब पे 3-3 लोन पेयर है, ऐसा। और H+ है मतलब इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, एक 1s ऑर्बिटल खाली ही रह जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें। एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास और वो भी प्लस चार्ज है, मतलब नहीं बचा। तो यह ऑक्सीजन के पास जो 3-3 लोन पेयर है, कोई एक लोन पेयर को ट्रांसफ़र करेगा इसमें, और यदि ऐसा ट्रांसफ़र करेगा तो फिर यहाँ से एक बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच, चार्ज दोनों का ख़त्म हो जाएगा क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन सबका वैलेंस के बराबर हो जाना है, ऐसा, इस तरह से, ऐसा। और यह हो गया इसका शेप। अब कि सर यहाँ का ज्योमेट्री कैसा होगा, तो यह ज्योमेट्री तो हमने देख लिया कि 120 के हिसाब से ट्राइगोनल प्लानर बता देंगे हम लोग, ऐसा। लेकिन एक यहाँ भी तो हो रहा है ऐसे, और यहाँ जो हो रहा है इसमें जो एंगल होगा ऑब्वियसली कम होगा 109 से, लेस देन 105 के आसपास हम लोग यदि लेकर के चले, ऐसा। तो H2O का शेप जैसा हमने पढ़ा उस प्रकार का शेप होगा, उस प्रकार का शेप होगा। मतलब आप ऐसे इसको सीधा नहीं दिखा सकते हो, सीधा दिखाओगे तो एंगल तो 180 हो जाएगा, जबकि 180 यहाँ होना नहीं है। तो हाइड्रोजन दिखाने के बाद कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बोरिक एसिड को, कैसे उसका स्ट्रक्चर दिखाएंगे हाइड्रोजन आने के बाद, ज़रा वो देखोगे। 3 ऑक्सीजन का ट्राइगोनल प्लानर होगा, इसमें कोई डॉट नहीं है, 3 ऑक्सीजन का ट्राइगोनल प्लानर होगा, ऐसा। यहाँ से कोई संदेह नहीं है। जैसे ही हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन सीधा नहीं जुड़ेगा, एंगल के हिसाब से जुड़ेगा, ऐसा। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो या वैसे भी दिखा सकते हो। और अब यहाँ जो ये एंगल्स होने वाले हैं वह 105 के आसपास होंगे, ऐसा, इस तरह का। तो इसमें से बोरेट के अरेंजमेंट की बात करेंगे तो ट्राइगोनल प्लानर ही है, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन आ जाएगा, जैसे ही हाइड्रोजन आ जाएगा इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसा 105 के आसपास। अब जैसे ही इसमें हाइड्रोजन आ जाएगा तो हाइड्रोजन आने के बाद देख रहे हो कि किस तरह का स्ट्रक्चर हो जा रहा है पूरा ओवरऑल।
तो बोरेट आयन का केवल आया तो बात तो आसान है, वहाँ तक हम लोग समझ जाएंगे ट्राइगोनल प्लेनर की। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन आता है और वहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है, तो चूंकि वह एंगल जो है वाटर मॉलिक्यूल का जो एंगल होता है 104 उसी के आसपास होगा, और उस हिसाब से जब इसको दिखाओगे बॉन्ड को तो बेंड करके दिखलाना होगा, और बेंड करके दिखलाओगे तो फिर यह पूरा जो मॉलिक्यूल है बोरिक एसिड का वह ऐसा दिखेगा, पूरा बोरिक एसिड का मॉलिक्यूल ऐसे ही दिखेगा। तो एग्जाम में यदि आएगा तो आप पूरा बताओगे। बोरेट आयन को सबसे पहले हमने एक्सप्लेन करा, उसके बाद बोरेट आयन फिर जब बोरिक एसिड में बदला तो कैसे उसका स्ट्रक्चर हाइड्रोजन आने से थोड़ा सा ये हो गया है फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, उसको हम लोग देख रहे हैं। अब एक्चुअल में क्या है कि बोरिक एसिड तो है एक कोवैलेंट कंपाउंड, कोई डाउट नहीं है। बोरोन ऑक्सीजन हाइड्रोजन तीनों के तीनों नॉन मेटल एटम्स हैं, तो यह एक कोवैलेंट कंपाउंड है। बोरेट आयन का ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट है, लेकिन यह जो बोरेट आयन है मतलब कि जो बोरिक एसिड इसमें है उसमें कई मॉलिक्यूल्स इसके आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, और कई मॉलिक्यूल्स जब हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद एक बहुत बढ़िया सीट स्ट्रक्चर बनता है इसमें। अब वह सीट स्ट्रक्चर कैसे बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। बोरिक एसिड का सीट स्ट्रक्चर, जैसे ऑक्सीजन 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 बोरेट आयन हुआ। हाइड्रोजन दिखा दो सब में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक मान लो इसका इधर हाइड्रोजन, यह एक यूनिट हुआ। वैसे ही अगला यूनिट जब यहाँ दिखाओगे तो फिर से वैसे ही दिखाना होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन को इधर दिखा दो, फिर वैसे ही बढ़ते जाएगा। यहाँ से दिखलाओगे बोरोन को, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इधर करके कोई हाइड्रोजन दिखा दोगे, वैसे ही सब तरफ बनेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन फिर ऑक्सीजन। हर एक ऑक्सीजन में हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। ऐसे हर तरफ से जो है आप कई यूनिट को दिखा सकते हो। और जब यहाँ सबके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को यदि आप दिखलाओगे, सब मॉलिक्यूल के बीच का हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बन सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बन सकता है, ऐसे करके कई जगह पे जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो सकता है। ऐसे ये तो उसी का है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन आप यहाँ दिखा सकते हो। इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्मेशन को आप यहाँ दिखा सकते हो। इस तरह से ऐसे कई यूनिट जो है आपस में जुड़े होते हैं। देखो लगभग हर जगह जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन ऐसे करके होता है। तो यह तो कुछ 2-4 यूनिट दिखाए गए हैं ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। जब मैक्सिमम यूनिट को दिखाओगे ना तो एकदम ग्लोबुलर टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। देखोगे ध्यान से तो एकदम इस टाइप का स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है, एकदम ग्लोबुलर नोट्स में जैसा स्ट्रक्चर है एकदम वैसे ही स्ट्रक्चर बनता है। पूरा मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट केवल वैसे दिखाया गया है। मेन बॉन्डिंग होता कैसे है, कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं इसमें,
उसको तो बता दिए। तो शुरुआत से लेकर के चलना है कि बोरेट आयन का क्या अरेंजमेंट, फिर उससे बोरिक एसिड बना उसका कैसे अरेंजमेंट चेंज कर गया, और फाइनली फिर यहाँ कि बहुत सारे बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में जब जुड़ेंगे तो एक सीट स्ट्रक्चर बनेगा, एकदम ग्लोबुलर स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पूरे स्फेरिकल स्ट्रक्चर को नहीं दिखाया गया है, बस ऐसे समझाया गया है कि बहुत सारे बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स जो है आपस में ऐसे कंबाइन करते हैं। तो ध्यान रखोगे कि बोरिक एसिड जो है वह एक मोनोमेरिक यूनिट नहीं है, मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल उसमें इंडिपेंडेंट रूप से एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, बल्कि वे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बाद उसमें सीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक सीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते। तो यह था बोरिक एसिड का कहानी। स्ट्रक्चर बचा हुआ था जो हम लोग देख चुके, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हमने देखा हुआ था पहले से ही। अब नेक्स्ट कंपाउंड बोरोन की, बोरेक्स। बोरेक्स केमिकल नाम सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। This is the borax. बोरेक्स का ही केमिकल नेम दूसरा हुआ सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। यह यूनिट सोडियम टेट्राबोरेट कहलाता है और दिस वन इज डेकाहाइड्रेट, मतलब H2O के 10 मॉलिक्यूल्स, डेका माने 10, हाइड्रेट हमेशा वाटर मॉलिक्यूल के लिए आता है, तो वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स यहाँ जुड़े हैं इसीलिए डेकाहाइड्रेट लगा हुआ है। अब बोला है कि बोरेक्स नेचुरली जो पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं टिनकल, जो तकरीबन 55% बोरेक्स होता है, बाकी उसमें इम्प्योरिटीज होते हैं। तो बोरेक्स इज नेचुरली फाउंड एज टिनकल विच कंटेन्स अबाउट 55% ऑफ बोरेक्स। कहाँ पाया जाता है? तिब्बत में जो ड्राइड अप लेक्स हैं, सूखे हुए झील का ऊपरी हिस्सा में जो है, जिसको हम लोग सुहागा के नाम से जानते हैं, वहाँ भी पाया जाता है। साथ ही साथ यूएसए में कैलिफोर्निया में भी जो है पाया जाता है बहुत मात्रा में यह बोरेक्स। इंडिया में कहाँ पाया जाता है? तो इंडिया में बोल रहा है कि लद्दाख में पाया जाता है। साथ ही साथ कश्मीर में जो पूगा वैली है, उस पूगा वैली में भी जो है बोरेक्स का बहुत अमाउंट पाया जाता है। तो नेचुरल है कि बोरेक्स को नेचुरली हम लोग टिनकल बोलेंगे, जिसमें अप्रॉक्स 55% बोरेक्स होता है, बाकी इम्प्योरिटीज हैं। मेनली यह पाया जाता है मुख्य रूप से तिब्बत में, इंडिया चाइना का जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ जो लेक्स हैं उसके ड्राइड अप एरिया में, सुहागा जिसको हम लोग बोलते हैं उस जगह को। यूएसए में, कैलिफोर्निया में, इंडिया की बात करें तो लद्दाख और कश्मीर में जो पूगा वैली है वहाँ जो है पाया जाता है बोरेक्स नेचुरली एज टिनकल, नॉट प्योर बोरेक्स। प्योर बोरेक्स तो एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड हो गया ना, मिनरल के रूप में पाया जाता है। अब बोल रहा है कि अब बोरेक्स 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बोरेक्स जो है वह 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक है ऑर्डिनरी, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिज्मेटिक बोरेक्स, ऑर्डिनरी या फिर प्रिज्मेटिक बोरेक्स। दूसरा ज्वेलर्स या फिर ऑक्टाहेड्रल बोरेक्स।
और तीसरा कैटेगरी इसका है एनहाइड्रस बोरेक्स। इसी को हम लोग बोरेक्स ग्लास के नाम से भी जानते हैं। तो एक्चुअली यह जो 3 अलग अलग क्लासिफिकेशन है बोरेक्स का, वह कंपोजिशन में भी मेनली वाटर मॉलिक्यूल जो जुड़ा हुआ है उसके कंपोजिशन में अंतर, और साथ ही साथ उस यूनिट का अरेंजमेंट के आधार पे। जैसे ऑर्डिनरी बोरेक्स जो नॉर्मल बोरेक्स है Na2B4O7 10H2 वो डेका हाइड्रेटेड फॉर्म, दिस इज़ द ऑर्डिनरी बोरेक्स, या इसी को हम लोग प्रिज्मेटिक बोरेक्स के नाम से जानेंगे। दूसरा जो ज्वेलर बोरेक्स है या ऑक्टाहेड्रल बोरेक्स, इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है क्रिस्टलाइजेशन का वो आधा हो जाता है, Na2B4O7 5H2O। और लास्ट में जो एनहाइड्रस बोरेक्स है विदाउट वाटर, Na2B4O7 बोरेक्स ग्लास जिसको बोलते हैं हम लोग। यह प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर, जैसे हमने टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, पेंटागोनल, बाइपिरामिडल, ऐसे कई स्ट्रक्चर्स पढ़े हम लोग, उसी प्रकार से प्रिज्मेटिक होता है, एंटी प्रिज्मेटिक होता है, ऑक्टाहेड्रल है तो मोनोकैप्ड ऑक्टाहेड्रल होता है, ऐसे कई और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स। हायर क्लासेस में उन सारे स्ट्रक्चर्स को जानना है। तो ये सब जो लिखा हुआ है प्रिज्मेटिक, ऑक्टाहेड्रल, ये सब स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन को बता रहा है। तो ऑर्डिनरी बोरेक्स समझ गए जो नॉर्मल है, 10 मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ रहेगा वाटर का। ज्वेलर बोरेक्स मतलब ज्वेलर लगा हुआ, मतलब ज्वेलरी वगैरह के लिए यूज किया जाता होगा। ऑक्टाहेड्रल बोरेक्स, उसका ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है, वाटर मॉलिक्यूल जो है क्रिस्टलाइजेशन का जस्ट आधा 10 से 5 चला गया और इसमें वाटर का मॉलिक्यूल बचा ही नहीं, इसलिए उसको एनहाइड्रस बोरेक्स या बोरेक्स ग्लास बोलते हैं। क्यों बोरेक्स ग्लास बोलते हैं इसको तो आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल कंपोजिशन जरूर याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए कि ऑक्टाहेड्रल बोरेक्स का क्या फॉर्मूला है। यदि ऐसे रहा कि बोरेक्स का क्या फॉर्मूला है तो फिर आप कोई भी बोलोगे तो सही है, ये तीनों में कोई भी। लेकिन यदि वहाँ क्लैरिफाई किया हुआ है कि प्रिज्मेटिक बोरेक्स या ऑक्टाहेड्रल बोरेक्स या बोरेक्स ग्लास का बताओ, तो फिर जो पूछा जा रहा है वही बताना होगा उस केस में, फिर वहाँ कोई चेंजिंग नहीं चलेगा। तो ये बोरेक्स के 3 इम्पॉर्टेंट टाइप हुए, ध्यान रखोगे। किस आधार पे बता दिए हम, वाटर मॉलिक्यूल जो क्रिस्टलाइजेशन का है उस आधार पे, और साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के आधार पे। ऑक्टाहेड्रल है तो ऑक्टाहेड्रल बोरेक्स, प्रिज्म के जैसा है तो प्रिज्मेटिक बोरेक्स, ऐसे करके। अब हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स। कैसे बोरेक्स बनाया जाता है। तो अभी हम लोग पढ़े कि बोरेक्स नेचुरली जो है पाया जाता है टिनकल के रूप में, तो ऑब्वियसली उसी से बनाया जाएगा। इसके लिए क्या है जरा ध्यान से समझोगे। नेचुरली बोरेक्स टिनकल के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग वहीं से चलते हैं। नेचुरल टिनकल, इस नेचुरल टिनकल को हम लोग क्या करते हैं कि हॉट वाटर में डिजॉल्व करते हैं। मतलब जो टिनकल है मिनरल उसको वहाँ से निकाले, तो वैसे ही बड़ा टुकड़ा नहीं, जो प्रोसेस है कि छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया जाएगा, पाउडर बनाया जाएगा। उसके बाद फिर उसको हॉट वाटर में डिजॉल्व किए, और डिजॉल्व करने के बाद इसका हमने बना डाला कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या बना दिए, इसका कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बना दिए। अब जो यह कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बना ऑब्वियसली गर्म होगा, वार्म होगा, टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा होगा। इसको अलग अलग केस में हम लोग ठंडा करेंगे। तो सबसे पहला है कि कूल्ड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, जो एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर के आसपास, वहाँ तक इसको ला करके हम लोग ठंडा करेंगे, कूल करेंगे। तो यहाँ से जो मिलेगा वह मिलेगा प्रिज्मेटिक बोरेक्स। मतलब क्या मिला, Na2B4O7 5H2O।
सॉरी, तो ऑक्टाहेड्रल का होता है, मतलब 10H2O ऐसा, या प्रिज्मेटिक बोरेक्स मिलेगा। अब इस प्रिज्मेटिक बोरेक्स को जब फिर से हीट करोगे मेल्टिंग पॉइंट से भी हाई टेम्परेचर पे, हीटिंग एबव मेल्टिंग पॉइंट, जो मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर होगा इसके लिए सपोज 60 डिग्री सेल्सियस है तो उससे ज़्यादा टेम्परेचर तक इसको हीट करना है। तो हीट करने के बाद ये जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं क्रिस्टलाइजेशन वाले वे सभी वहाँ से हटेंगे और बचेगा केवल क्या, Na2B4O7 एंड दिस इज बोरेक्स ग्लास। और दूसरा तरीका इसमें क्या है कि इसको एक नॉर्मल या ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर नहीं बल्कि इसका क्रिस्टलाइजेशन थोड़ा हाई टेम्परेचर पे ही करना है, क्रिस्टलाइजेशन एट 60 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ से मिलेगा ज्वेलर बोरेक्स, मतलब ऑक्टाहेड्रल बोरेक्स, Na2B4O7 5H2O ऐसा। कॉमर्शियल मेथड जो है प्रिपरेशन का बोरेक्स के लिए कुछ ऐसा ही है, क्योंकि इस विधि से हम लोग चल रहे हैं तो स्टेप वाइज हर एक प्रकार का बोरेक्स मिल जा रहा है। हर एक प्रकार का मतलब जो 3 हमने पढ़ा, प्रिज्मेटिक बोरेक्स, ज्वेलर बोरेक्स और बोरेक्स ग्लास, सब जो है यहाँ से बन जा रहा है। कि नेचुरल टिनकल था उसको हॉट वाटर में हम लोग ये किए, घुल जाएगा, डिजॉल्व कर जाएगा आसानी से, तो उसका एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन मिलेगा। अब उस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को बांट दो 2 अलग अलग बर्तन में। अब एक बर्तन में जो उसका सॉल्यूशन है उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आओ 25 के आसपास, तब जो वहाँ से क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म मिलेगा उसका वो प्रिज्मेटिक बोरेक्स होता है इस कंपोजिशन वाला। फिर इसको वापस बहुत ज़्यादा हीट करोगे मेल्टिंग पॉइंट से भी ज़्यादा टेम्परेचर पे, तो या वाटर मॉलिक्यूल जो क्रिस्टलाइजेशन का है वो वहाँ से हट जाएगा और बोरेक्स ग्लास का फॉर्मेशन हो जाएगा। जबकि दूसरे तरफ जो दूसरे बर्तन में हम लोग थोड़ा सा अलग करके रखे थे उसको 60 डिग्री सेल्सियस तक खिलाएंगे, तो वहाँ से ज्वेलर बोरेक्स मिलेगा, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल्स उसके साथ कम जुड़ा हुआ होगा। 10 था इसमें, उसमें 5 ही जुड़ा हुआ रहेगा। और इस तरह से तीनों टाइप का बोरेक्स जो है टिनकल से बन सकता है। नेक्स्ट, बोरोन का जो मिनरल था कोलेमेनाइट, उससे भी फॉर्मेशन हो सकता है बोरेक्स का। बोरोन का पढ़े थे हम लोग बहुत सारे मिनरल, बोरेक्स था उसमें, टिनकल था, तो टिनकल से ही एक्चुअली बोरेक्स आया। नेचुरली वह बोरेक्स के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। कोलेमेनाइट उसका अगला फॉर्म है, उससे भी बोरेक्स को बनाया जा सकता है। अभी कोलेमेनाइट से कैसे बनेगा देखते हैं। तो कोलेमेनाइट सबसे पहले इसको पाउडर फॉर्म में लाना है और उसके बाद इसमें मिला देना है क्या, सोडियम कार्बोनेट, और पूरे मिक्सचर को फिर बॉईल करना है, तो उस दरमियान कुछ रिएक्शन होगा। कोलेमेनाइट का जानते हैं फॉर्मूला Ca2B6O11, दिस इज कोलेमेनाइट। इसमें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो जा कर के बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस बोरेक्स ग्लास मिलेगा और सोडियम मेटाबोरेट ऐसा। तो हम क्या बोले कि कोलेमेनाइट का पाउडर फॉर्म लिए, उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाए, सॉल्यूशन बना उसका और उसको बॉईल कर दिए। बहुत देर तक बॉईल करोगे तो बॉईल करने के दरमियान इतना रिएक्शन हुए रहेगा। अब इतना रिएक्शन हुए रहेगा, उसके बाद क्या करो, उसको छान दो फिल्टर पेपर से। छानोगे तो जो फिल्टरेट उसका होगा, मैंने छानने के बाद जो उसमें आ जाएगा, नीचे जो बर्तन में बचेगा तो वहाँ से अलग हो जाएगा। और उसके बाद ये जो सोडियम मेटाबोरेट बच रहा है NaBO2, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाओगे तो वही चीज़ मिल जाएगा। फिर से 2 चीज़ हुआ कि जैसे एक बर्तन में आप इस सॉल्यूशन बनाए थे कोलेमेनाइट का सोडियम कार्बोनेट के साथ और बॉईल किए,
अब बॉयल करने के बाद उसको क्या करोगे, फ़िल्टर करोगे। तो फ़िल्टर मान के चलो ऐसे फ़िल्टर कर रहे कोई बर्तन में, तो कोई बर्तन में जब फ़िल्टर उसको किए तो जो फ़िल्टर होकर लिक्विड आया वो मदर लीकर कहलाएगा, और जो छन गया वह फ़िल्टरेट हुआ। तो जो मदर लीकर हुआ जो उसमें गया नीचे बर्तन में, उसी में सोडियम मेटाबोरेट होगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करने पर बोरेक्स ग्लास का फॉर्मेशन हो जाएगा, बोरेक्स का। और वहाँ से जो छना हुआ पार्ट था उसमें यह चीज़ है फिर से सोडियम टेट्राबोरेट, मतलब कि वही बोरेक्स। तो इस तरह से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके हम लोग जो है उससे अधिक से अधिक अमाउंट में बोरेक्स को अलग कर सकते हैं। मदर लीकर से भी हम लोग अलग कर लिए, और जो फिल्टरेट बचा उससे भी हम लोग अलग कर लिए। तो इस तरह से 2 मेथड्स हमने देखा प्रिपरेशन के लिए अभी, एक टिनकल से, दूसरा कोलेमेनाइट से। ऐसे 1-2 मेथड्स और हैं, उन मेथड्स को और बाकी बचे हुए प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर वगैरह जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।